आज हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है क्या होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग और सॉलिलॉक्वी में क्या अंतर होता है, सिर्फ मोनोलॉग क्या होता है या फिर ड्रामेटिक लिरिक क्या होता है। तो ये चार चीज़ें आपके सामने है कि सॉलिलॉक्वी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, मोनोलॉग और ड्रामेटिक लिरिक। ये चार चीज़ों के बीच में अंतर हम यहाँ पर समझने वाले हैं। किस किस ने ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे हैं, किस पर ये प्रायनियर राइटर रहे हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखने की, वो हम देखेंगे। कुछ वर्क इंपॉर्टेंट देखेंगे जिनसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये हम वर्क डिस्कस कर रहे हैं ग्रॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म, M.H. एब्राहम एंड जॉफ्री गॉल्ट हार्पन की पोम, इनकी बुक के द्वारा। और ये बुक मैं आपको बताती हूँ कि ये वर्ल्ड बेस्ट बुक मानी जाती है लिटरेरी टर्म्स के लिए। दिस बुक इज़ द बेस्ट वन। और यहाँ से हम हर एक लिटरेरी टर्म्स को एक एक करते जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं, चाहे आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, DSSB, EMRS या फिर अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक ड्रामेटिक लिरिक ये बुक आपकी लिटरेरी टर्म्स के लिए द बेस्ट है। तो यहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं। होप करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। बने रहिए, अंत तक सुनिए ध्यान से, समझ में भी ज़रूर आएगा। और इसके अलावा अगर आपको और भी टॉपिक्स पढ़ने हैं, मुझसे पढ़ने अच्छे लगते हैं, तो मैं ज़रूर आपके लिए उन पर वर्क करूँगी और आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। अ मोनोलॉग इज़ अ लेंथी स्पीच बाय सिंगल पर्सन। तो देखो फुल स्टॉप यहाँ पर लग गया, सिर्फ मोनोलॉग की डेफिनेशन ख़त्म। क्या कि मोनोलॉग क्या है, सिर्फ मोनोलॉग की बात है, यहाँ ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात नहीं है। मोनोलॉग मतलब मोनो मीन्स सिंगल, वन, और लॉग मीन्स स्पीच। तो मोनोलॉग क्या है, एक लेंथी स्पीच है, एक पर्सन के द्वारा बोला गया है। अब स्टेज पर खड़े होकर कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है, लेक्चर दे रहा है, वो भी मोनोलॉग है, अकेला ही तो बोल रहा है ना, सुनने वाले तो रिपीट नहीं कर रहे। तो ये भी मोनोलॉग है, एक लेंथी स्पीच बोल रहा है। इन अ प्ले, बट किसी नाटक में, व्हेन अ करेक्टर, जब कोई पात्र, कोई करेक्टर अटर्स अ मोनोलॉग, अकेला बोलता है, दैट एक्सप्रेस हिज और हर प्राइवेट थॉट्स, और उस बोलने में उसके मन की जो बातें हैं, उसकी जो प्राइवेट विचार हैं, थॉट्स हैं, वो बाहर आते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड अ सॉलिलॉक्वी। तो वो सॉलिलॉक्वी है। अब आप मोनोलॉग और सॉलिलॉक्वी के अंदर अंतर जान लीजिए। मोनोलॉग अकेले बोलना है। अब वो अकेले बोलना ज़रूरी नहीं है कि उसके प्राइवेट थॉट है, वो पढ़कर किसी बात को बोल रहा है, वो किसी न्यूज़ को बोल रहा है, किसी को भी बोल रहा है, तो वो मोनोलॉग है। ठीक है, बट अगर वो प्राइवेट थॉट्स बोल रहा है तो फिर वो मोनोलॉग नहीं है, फिर वो सॉलिलॉक्वी है। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, तो राइटर कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग हालांकि हाउएवर डज नॉट डेजिग्नेट अ कंपोनेंट इन अ प्ले। ये कोई कंपोनेंट नहीं है, कोई ऐसा, मतलब ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये प्ले के लिए नहीं है, ये नाटकों में यूज नहीं किया जाता ड्रामेटिक मोनोलॉग, बट अ टाइप ऑफ लिरिक पोम। ये क्या है, एक टाइप ऑफ, ये वास्तव में लिरिक पोम भी नहीं है, बट अ टाइप ऑफ लिरिक पोम है, ये लिरिक पोम की तरह है। दैट वॉज परफेक्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। इसमें महारत जो हासिल है, इसमें जो परफेक्शन मिली है, वो रॉबर्ट ब्राउनिंग के वर्क में देखने के लिए मिली है। in its fullest form as represent and in Browning's माई लास्ट डचेस। तो इसका जो फुलेस्ट फॉर्म है, इस विधा का जो पूरा जो फॉर्म है, तरीका है, ये रिप्रेजेंट किया गया है ब्राउनिंग के वर्क में। इनके वर्क है माई लास्ट डचेस, द बिशप ऑर्डर्स हिज टूम, एंड्रिया डेल सार्टो। ठीक है, तो ये वर्क में इनको ड्रामेटिक मोनोलॉग देखा गया है। एंड मैनी अदर पोम्स, और भी काफ़ी पोम्स हैं, उनमें ड्रामेटिक मोनोलॉग हैज़ देखा गया है। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग हैज़ फॉलोइंग फीचर, इसके कुछ फीचर हैं भाई, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या क्या हैं, अ सिंगल पर्सन हु इज़ प्रेजेंटली नॉट द पोइट। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई बोलने वाला जो होगा वो एक सिंगल पर्सन होगा, बट राइटर ने एक यहाँ कंडीशन लग दिया, हु इज़ पेटेंटली नॉट द पोइट। वो स्पीकर पोइट नहीं है, पोइट लिख रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि पोइट अपनी बातें लिख रहा है, वो सामने वाले की। सपोज़ कि मैं पोइट हूँ, मैं लिखने वाली हूँ, ठीक है, और जो आप सुनने वाले हो, मैं आपसे फेमिलियर हूँ, आपके मन की बातें क्या है, कोई कंडीशन है, उसके दौरान आप क्या सुनने कह रहे हो, मैं उस बात को जानकर मैं लिखने का काम कर रही हूँ। ठीक है, सपोज़ कि कोई कंडीशन है और उस कंडीशन में मेरी मदर किस तरह से बोलेंगी, एक्शन रिएक्शन करेंगी, मैं उसको लिख रही हूँ, तो मैं लिखने वाली हूँ, मेरी मदर जो है वो पोम के अंदर स्पीकर है। तो हु पेटेंटली नॉट द स्पीकर, इस सिंगल पर्सन है, बट स्पीकर वो नहीं है, वो ठीक है, वो कोई और पर्सन है। अटर द स्पीच, वो बोलता है, डेट मेक्स अप द होल ऑफ द पोम, उसके बोलने से सारी पोम बनती है या आगे बढ़ती है। इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन एट अ क्रिटिकल मोमेंट,
और उस पोम के अंदर कुछ इस तरह के स्पेसिफिक सिचुएशन आते हैं किसी क्रिटिकल मूवमेंट पर, जिससे कि वो पोम आगे बढ़ने का काम करती है, उस पोम की ग्रोथ होती है। ठीक है, अब वार्तालाप होती है, हम लोग बातें करते हैं, तो भाई आपने कुछ कहा, मैंने सुना, फिर मैंने उसका आंसर दिया। मगर ड्रामेटिक मोनोलॉग में ये है कि जो लिखने वाला है, जो पोइट है, आपने जो सुना, ठीक है, जैसे कि सपोज मैं लिख रही हूँ, मेरी मदर एक कंडीशन में, क्रिटिकल कंडीशन है, उसमें क्या क्या बातें करेंगी, किसी से किस तरह की बातें करेंगी, ये सोच के मैं लिख रही हूँ। तो सिचुएशन ये हुई कि मेरी मदर से कोई बातें कर रहा, मैं अपनी मदर की फीलिंग्स लिख रही हूँ, है ना, मैं स्पीकर हूँ, मदर की फीलिंग में लिख रही हूँ। अब मेरी मदर से कोई तीसरा पर्सन आके मिला है, अब मेरी मदर बोल रही हैं, बातें कर रही हैं, मुझे सिर्फ मदर की बातें सुनाई दे रही हैं, उस तीसरे पर्सन की बातें सुनाई नहीं दे रही। मगर मेरी मदर के बोलने से, जो मेरी मदर बोल रही हैं, बातें कर रही हैं, उनकी बातें करने से मैं इस बात का अंदाज़ लगा रही हूँ कि वो तीसरा पर्सन उनसे क्या क्या बातें कर रहा होगा, उस तीसरे पर्सन ने मेरी मदर से क्या कहा होगा कि मेरी मदर ने ऐसा जवाब दिया है। ठीक है, तो उसी तरह से हम, क्या होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में, हम पोइट ने जो लिखा है, ठीक है, हम वो पढ़ते हैं। अब वहाँ पर जो स्पीकर है, ठीक है, वो वहाँ पर किसी पर्सन से बातचीत कर रहा है, पर जो पर्सन से बातचीत कर रहा है वो हमारा पोइट बताता नहीं है कि क्या बातचीत कर रहा है, सिर्फ उस सामने वाले पर्सन ने क्या पूछा है, पोइट आंसर दे रहा है क्या, वो बता रहा है। मगर उसके आंसर देने से हमें पता चल जाता है कि सामने वाले ने क्या पूछा होगा कि पोइट हमारा ये आंसर दे रहा है। ठीक है, तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो आगे बढ़ती हूँ, यदि समझ में आपको आया होगा, समझ में आया हो तो आप एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपको समझ में आया। अब एग्जाम्पल से भी सुन लीजिए। तो सबसे पहले फीचर ये है, अ सिंगल पर्सन हु इज पेटेंटली नॉट द पोइट अटर्स अ स्पीच दैट मेक्स अप द होल पोम इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन एट क्रिटिकल मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूक इज नेगोशिएशन विद एन एमिजरी फॉर अ सेकेंड वाइफ। अब ये जो बात है वो लास्ट डचेस की है, माई लास्ट डचेस। अब आप इसमें जानते हैं जो ड्यूक है वो अपनी वाइफ है उसको तो वो मर्डर करवा देता है। अब यहाँ पे एक एमिजरी, एक संदेश वाहक आता है प्रस्ताव लेकर एक शादी के लिए, उसकी शादी के लिए। अब यहाँ पर ड्यूक क्या कर रहा है, नेगोशिएशन कर रहा है ना, कि भाई इतना दहेज चाहिए, उतना दहेज चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। ठीक है, अब इस बात से हमें पता चलता है कि वो एमिजरी आके उससे क्या क्या बातें कर रहा है ना, तो जिससे कि वो नेगोशिएशन की बातें कर रहा है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे ड्यूक मान लो मेरी मदर है और थर्ड पर्सन ये एमिजरी है। अब पोइट लिखने वाले यहाँ पे ये रॉबर्ट ब्राउनिंग है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी यहाँ कुछ बात नहीं करी। इस पोम को पढ़कर हमें रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, पता चलेगा इस ड्यूक के बारे में। ठीक है, और इस थर्ड एमिजरी के बारे में, हम इस थर्ड पर्सन के बारे में भी हमें कुछ पता नहीं चलेगा। पता चलेगा हमें इसकी बातों से कि ये क्या बातें कर रहा है। होप करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, द बिशप लाइज डाइंग, और ये वाला जो सेकंड प्ले है, द बिशप ऑर्डर्स हिज टूम, तो वो लेट जाता है मरा हुआ। एंड्रिया वंस मोर अटेम्प्ट्स विस्टफुली टू बिलीव हिज वाइफ डेथ, और एंड्रिया इस तरह से खुश हो जाती है इस बात पर बिलीव करके, एंड्रिया खुश हो जाता है इस बात पर बिलीव करके कि उसकी वाइफ लाइज सो गई है, हिज वाइफ्स लाइज कि झूठ बोल रही है। दिस पर्सन एड्रेस, अब सेकंड फीचर क्या है कि दिस पर्सन एड्रेसेस एंड इंटरेक्ट्स विद वन और मोर अदर पीपल। ये जो पर्सन है, ये स्पीकर हैं, ये एक या एक से ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। बट वी नो ऑफ ऑडिटर्स प्रेजेंस, और हम ये जानते हैं कि भाई ऑडिटर, सुनने वाला भी वहाँ पे प्रेजेंट है। एंड वॉट दे से, और उसने क्या कहा, एंड डू क्या कर रहा है। ओनली फ्रॉम क्लूज, स्पष्ट हमें नहीं पता, क्लूज से हमें पता चलता है। इन द डिस्कोर्स ऑफ द सिंगल स्पीकर, क्योंकि जो आगे जो बातचीत है इस सिंगल स्पीकर की, वो हमें क्लूज देती है कि इसने, सामने वाले ने क्या कहा होगा कि पलट के इसने ऐसा कहा है। ठीक है, तो सामने वाले की बातें हमें पता चलती हैं। थर्ड फीचर क्या है, द मेन प्रिंसिपल, जो मुख्य प्रिंसिपल है, सिद्धांत है इस ड्रामेटिक मोनोलॉग का, वो है कंट्रोलिंग द पोइट्स चॉइस। पोइट की जो चॉइस है, पोइट जो लिख रहा है उस बात को वो कंट्रोल करने का काम करती है। एंड फॉर्मुलेशन ऑफ व्हाट द लिरिक स्पीकर सेज, कि इस लिरिक स्पीकर जो है वो हमारा क्या कह रहा है। इज़ टू रिवील द रीडर्स, जो रीडर्स को रिवील होगा, पढ़ने वालों को रिवील होगा, इन अ वे दैट एनहेंस इट्स इंटरेस्ट द स्पीकर्स टेम्परामेंट एंड करेक्टर। उसको पढ़ने के बाद हमें, जैसे हमने लास्ट डचेस पढ़ा, लास्ट डचेस पढ़ने के बाद हमें ड्यूक का टेम्परामेंट, ड्यूक का करेक्टर, इसका मूड कैसा है, इसके इंटरेस्ट क्या है, इन सब के बारे में हमें पता चलता है।
ठीक है, जबकि इसने बताया नहीं, मगर इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की बातें हुई हैं। अब ये नेगोशिएटिंग कर रहा है, हमें पता है कि भाई पहली वाइफ को इसने मरवा दिया, दूसरी वाइफ के लिए नेगोशिएटिंग कर रहा है, तो किस तरह का पर्सन है? एक लालची पर्सन है, इसे अपनी वाइफ से प्रेम ही नहीं था, या फिर एक ग्रीडी पर्सन है, या फिर एक जेलस पर्सन है। तो ये हमें इसके कुछ करेक्टर पता चल गए, जबकि करेक्टर किसी ने बताए नहीं है, मगर उन बातों से पता चले हैं। होप करती हूँ समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी भी हो रहा है। आगे है कि इन मोनोलॉग सच एज सॉलिलोक्वी ऑफ स्पेनिश क्लस्टर और कैलिबन अपॉन सेटिवस, ये जो मोनोलॉग हैं सॉलिलोक्वी ऑफ स्पेनिश क्लस्टर या फिर कैलिबन अपॉन सेटिवस, ये भी रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखे गए हैं। बट ब्राउनिंग ओमिट्स द सेकंड फीचर, यहाँ पर ब्राउनिंग ने सेकंड फीचर जो है जिससे कि एक दूसरे से बात इंटरेक्ट कर रहे हैं इसका पता चले, ये वाला सेकंड फीचर ओमिट कर दिया है। द प्रेजेंस ऑफ अ साइलेंट ऑडिटर बट फीचर्स 1 and 3, यहाँ पे जो प्रेजेंस है साइलेंट ऑडिटर की, सुनने वाले की, वो तो ओमिट है, बट फर्स्ट फीचर एंड सेकंड थर्ड फीचर यहाँ पे दिए हुए हैं। आर द नेसेसरी कंडीशन ऑफ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। द थर्ड फीचर, और जो थर्ड फीचर होता है उसका काम क्या होता है? द फोकस ऑफ सेल्फ रिविलेशन, अपने आप को बताना, सर्व्स टू डिस्टिंग्विश अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। हाँ, ये जो थर्ड फीचर है जिसमें कोई स्पीकर अपने आप के बारे में बताने का काम करता है कि भैया उसका इंटेंशन, उसका इंटरेस्ट, उसका टेम्परामेंट, उसका करेक्टर कैसा है, सिर्फ यही थर्ड फीचर है। वो क्या काम करता है? सर्व करता है इसी बात को, ये थर्ड फीचर सर्व करता है डिस्टिंग्विश, अंतर करने का। किस चीज़ में अंतर करने का? ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड फ्रॉम इस नियर रिलेशन ड्रामेटिक लिरिक। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग और ड्रामेटिक लिरिक में क्या अंतर है, ये सिर्फ थर्ड फीचर ही इसको बताने का काम करेगा। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो अ मोनोलॉग अटर्स इन अ ड्रामेटिक सिचुएशन। ड्रामेटिक लिरिक भी एक मोनोलॉग है जो ड्रामेटिक सिचुएशन में अटर होता है, ठीक है, उसको सुनाया जाता है। विच इज़ ऑल्सो अ मोनोलॉग अटर्स इन एन आइडेंटिफिएबल सिचुएशन एट द ड्रामेटिक मूवमेंट। वो भी एक पहचान, आइडेंटिफिएबल सिचुएशन में बोला जाता है एक ड्रामेटिक मूवमेंट के दौरान। जैसे जॉन डन की एक पोम है कैनोनाइजेशन, द फ्ली, ये एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल आर ड्रामेटिक लिरिक्स डैट लेक ओनली वन फीचर। ड्रामेटिक लिरिक और ड्रामेटिक मोनोलॉग में अंतर, ये सिर्फ एक फीचर की कमी है। वन फीचर ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक फीचर है उसकी कमी है। द फोकस ऑफ इंटरेस्ट इज प्राइमरीली ऑन द स्पीकर्स इलेबोरेटन इग्निशियस आर्ग्यूमेंट। जो ड्रामेटिक लिरिक है उसमें फोकस होता है प्राइमरीली स्पीकर्स के इलेबोरेटिंग, विस्तृत रूप में, इग्निशियस आर्ग्यूमेंट। इग्निशियस मतलब बड़े ही क्लेवर, चालाकी, चतुराई से, प्रवीणता से उसने जो आर्ग्यूमेंट दिए हैं, है ना, उसका क्या है, एक फोकस रहता है, रादर देन द करेक्टर, ना कि करेक्टर पे कि वो पात्र का इंटरेस्ट, टेम्परामेंट क्या है उस पर, है ना। उसकी फीचर ये है कि वो किस तरह से बोल रहा है। ही inadvertently reveals, inadvertently means without any प्रायर थिंकिंग, बड़े बेअदब से, बेढंगे से, मतलब बिना सोचे समझे रिवील करता है इन द कोर्स ऑफ आर्ग्यूइंग, उस आर्ग्यूमेंट का, अपनी बातों का आगे का जो बात है। एंड ऑल्दो वर्ड्सवर्थ टिंटन एवे, वर्ड्सवर्थ की जो टिंटन एवे है इज स्पोकन बाय वन पर्सन, जिसमें सिर्फ एक पर्सन ही स्पीकर है और ऑडिटर उसमें उसकी बहन है डोरोथी, साइलेंट स्पीकर है वो। इज अ स्पेसिफिक सिचुएशन, वहाँ पर भी एक स्पेसिफिक सिचुएशन होती है एट द सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन हिज लाइफ, उसकी लाइफ का एक महत्वपूर्ण मूवमेंट, क्षण है वो। इट इज़ नॉट अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। सिंगल स्पीकर है, अपनी बातें बता रहा है, पर ड्रामेटिक मोनोलॉग वो नहीं है, प्रॉपर रूप से ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है। बोथ बिकॉज, क्योंकि वी आर इन्वाइटेड टू आइडेंटिफाई द स्पीकर विद द पोइट्स हिमसेल्फ। हम स्पीकर के साथ साथ पोइट को भी हम यहाँ पे उसको भी समझते हैं कि हाँ भाई जो ये पोइट की बात है, जो पोइट है वही स्पीकर है और पोइट अपनी बातें ही कर रहा है। एंड बिकॉज द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल एंड फोकस ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट द रिविलिएशन ऑफ अ स्पीकर डिस्टिंग्विश टेम्परामेंट। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है, जो मुख्य सिद्धांत है, एंड फोकस ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट द रिविलेशन, यहाँ पे ये रिवील करना नहीं है कि स्पीकर का डिस्टिंक्टिव टेम्परामेंट क्या है, बट द इवोल्यूशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। बट राइटर तो यहाँ पे, पोइट तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो उन्होंने देखा है, जो उनकी मेमोरीज है, जो उनके थॉट्स हैं, है ना, वो उनका इवोल्यूशन कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। टुवार्ड्स द रिजोल्यूशन ऑफ एन इमोशनल प्रॉब्लम, जो उनकी एक इमोशनल प्रॉब्लम है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एवे में जो उन्होंने देखा था 5 साल पहले, जो अब वो देख रहे हैं, क्या बदलाव है, क्या उन्होंने समझा है ना, तो उसकी बातें यहाँ पे करते हैं। तो ये वाली बात है। तो राइटर ही, पोइट ही यहाँ पर स्पीकर हैं।
अकेले बोल रहे हैं, पर ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं, वो ड्रामेटिक लिरिक है। टेनिसन रोट यूलिसिस, टेनिसन ने भी यूलिसिस लिखी है, एंड अदर ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ आप टेनिसन को भी मोनोलॉग लिखने में, ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखने में के लिए आप याद रखें, है ना। तो इन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे हैं, एंड द फॉर्म हैज़ बीन यूज बाई D.H. एमी लॉवेल। अगेन ये और भी पॉइंट है इंपॉर्टेंट जिन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखने का काम किया है, तो आप इन्हें याद रखें। एमी लॉवेल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, E.A. रोबिन्सन, इज़रा पाउंड, रॉबर्ट लॉवेल एंड अदर पोइट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। तो 20वीं शताब्दी के जो भी 20th सेंचुरी के राइटर हैं, उन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखने का काम किया है, जो आपको दिए हुए हैं। बेस्ट नोन मॉडर्न इंस्टेंसेस का जो मॉडर्न एग्जाम्पल है वो T.S.C. इलियट का पोम है द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड ट्रूफ्लो। 1915 में ये वर्क आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये अदर पोम भी वर्क भी हैं जो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। होप करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट कि आपको कैसा लगा और कौन सा लिटरेरी टर्म है जो आप जानना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट में उसको लिख सकते हैं।